नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र और मैं हूं आपके साथ भावना। जनपद संभल की चंदौसी में नए शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व एएम वर्ल्ड स्कूल के डायरेक्टर अनूप मंगल ने प्रेस वार्ता आयोजित की। आपको बता दें कि इस समय सभी स्कूलों में वार्षिक परीक्षाओं का समय चल रहा है, जिसके बाद नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होगा। नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व जनपद संभल की चंदौसी में एएम वर्ल्ड स्कूल के डायरेक्टर अनूप मंगल ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने उन सवालों के जवाब दिए जो अभिभावकों के मन में अपने बच्चों का किसी संस्थान में प्रवेश कराने से पूर्व उठते हैं। आइए देखते हैं इस खबर में वह क्या सवाल थे जो एक अभिभावक के मन में अपने बच्चों का प्रवेश किसी संस्थान में कराने से पूर्व उठते हैं। पहले थोड़ा अपना परिचय हमें बताइएगा और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलानी पड़ गई इसके बारे में थोड़ी डिटेल। देखिए, मेरा नाम अनूप मंगल है और मैं जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है एएम वर्ल्ड स्कूल का डायरेक्टर हूँ। कुछ प्रश्न हैं पेरेंट्स के मन में, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझसे कुछ ऐसे सवाल करें जो पेरेंट्स की तरफ से हों, जिससे कि उन्हें उत्तर मिल सके। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि आपके स्कूल में एक्टिविटी पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है और पढ़ाई पर कम। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप हमारे स्कूल का रिजल्ट देखेंगे तो पिछले 5 वर्षों में पूरे जनपद संभल में हमारे स्कूल ने सबसे अच्छा रिजल्ट दिया है। तो अगर केवल एक्टिविटी पर ध्यान देते तो हमारे विद्यालय का रिजल्ट सबसे अच्छा नहीं होता। दूसरे, एक्टिविटी इसलिए भी जरूरी है कि एक तो बच्चों का स्वास्थ्य बना रहे, दूसरे एनईपी के अकॉर्डिंग भी बच्चों को एक्टिविटी के लिए कहा जा रहा है, तीसरे जब बच्चों का मन खुश और शांत होता है तो उनकी पढ़ाई और बेहतर होती है। तो ऐसा नहीं है, ये पढ़ाई का ही एक पार्ट है। अच्छा, आदरणीय डीएम सर के आदेश अनुसार सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी बुक्स लगाना अनिवार्य है। आप इस आदेश का पालन कर रहे हैं या नहीं? नहीं, हम काफ़ी समय से एनसीईआरटी बुक्स लगा रहे हैं, लेकिन पहले कुछ निजी प्रकाशकों की भी बुक लगाते थे। लेकिन जब से एनसीएफ 2022 बना है तो उसके अनुसार पुस्तकें एनसीईआरटी की बहुत अच्छी आ गई हैं, तो तब से हम एनसीईआरटी बुक्स ही अपने विद्यालय में लगा रहे हैं। सर, एनईपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एनईपी अभी चूंकि इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ की आबादी है, और जो धीरे धीरे इसमें परिवर्तन किए जा रहे हैं, तो जो जो निर्देशन आ रहा है उसके अनुसार हम परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है, हम लोगों ने स्टडी की है, और उसके अनुसार जब पूर्ण रूप से ये लागू हो जाएगी तो बच्चों के हित में रहेगी। आमतौर पर कहा जाता है कि अन्य स्कूलों के मुकाबले आपका स्कूल में क्या कहते देखिए, अगर अच्छा बच्चों को एमबीएस चाहिए, अच्छे शिक्षा चाहिए, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो पहले कंप्यूटर लैब नहीं होती थी, अब कंप्यूटर लैब चाहिए, स्मार्ट क्लासेस चाहिए, तो उसमें पैसा खर्च होता है। तो अगर वो पैसा कुल मिला के बच्चों पे ही खर्च होता है, तो इसलिए महंगा है और कोई वजह नहीं। अच्छा अनूप जी, जिस तरीके से विद्या हमेशा एक दान का रूप है, लेकिन आज शिक्षा को बेचा जा रहा है, व्यवसाय बना लिया है, जगह जगह स्कूल इस तरीके से खुल रहे हैं जैसे कि इसमें बहुत बड़ी कमाई है। क्या कहेंगे, क्या राय है आप? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। विद्या पुरातन में हमारे यहाँ दान स्वरूप ही मानी जाती थी, लेकिन पहले सामाजिक परिवेश भी और था। जो गुरु थे उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी दे दीजिए तो वो पढ़ाते रहते थे। बाकी जो भी वहाँ का स्ट्रक्चर था, तो कोई जमीन देता था, कोई दरी देता था, कोई यानी कमरा बनवा देता था, या पंखा लगवा देता था। लेकिन आज की तारीख में किसी भी विद्यालय में कोई 1 रुपये दान नहीं देता है। यानी वो सामाजिक रूप जो समाज था उसने खुद ही इसको दान देना बंद कर दिया। इसीलिए शिक्षा अब दान के रूप में नहीं रही है। अब तो ये है, सीधे सीधे पेरेंट्स की जो फीस आती है उसी से खर्चा होके ये सभी विद्यालय चलते हैं। तो एक विकल्प है जो समाज ने खुद बनाया है, इसमें हमारा या किसी अन्य विद्यालय के मालिक का कोई रोल नहीं। आप अपने स्कूल की फीस का कितना प्रतिशत बच्चों के ऊपर व्यय करते हैं? देखिए, इसमें भी सरकारी नियम है कि 85% हर किसी विद्यालय को अपनी स्कूल की फीस का खर्च करना होता है, और ये 15% भी इसीलिए गवर्नमेंट ने बनाया है कि आगे आप बच्चों के लिए कोई अच्छा बनाना चाहो, कोई ऑडिटोरियम बनाना चाहो, या जो भी आपके मन में है, तो वो रिजर्व के लिए 15% का प्रावधान है। तो 85% मेरा स्कूल नहीं, सभी स्कूल व्यय करते हैं और वो उनके लिए कंपलसरी है। वर्तमान प्रदेश सरकार भागवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने का विचार कर रही है, क्या कहें?
देखिए, अभी विचार कर रही है वो श्रीमद् भगवत गीता को शामिल करने का, लेकिन उसने शामिल किया नहीं है। अगर वो शामिल करेगी तो स्वाभाविक रूप से हम पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, लेकिन तभी तक के लिए हमने सोचा है कि असेंबली में हम प्रतिदिन एक श्लोक का उच्चारण कराएंगे और उसका अर्थ समझाते हुए बच्चों को ये प्रेरणा देंगे कि वो अपने जीवन में उसे उतारें, जिससे कि उनके जीवन में भला हो सके। अच्छा, मेरा एक सवाल और है। एक तरफ कहा जाता है छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए, हाँ। दूसरी तरफ स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई की जाती है, इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, मेरी राय ये है कि बच्चों को मोबाइल से दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों की बहुत कम उम्र में उनकी आंखें खराब हो रही हैं। और जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है छोटे बच्चों की, वो केवल इमरजेंसी में होती है। यानी पहले जब कोरोना हुआ तब हुई थी, या जैसे अभी आपने देखा होगा जाड़ों में 15-20 दिन की छुट्टी हो गई, तो उस समय कुछ दिन के लिए ऑनलाइन पढ़ाई कराई गई। बाकी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती हमारे विद्यालय में। दूसरा, पेरेंट्स को ये खास इंस्ट्रक्शन है कि बच्चों को मोबाइल के द्वारा ना पढ़ाएं। अगर कभी इमरजेंसी है तो उन्हें लैपटॉप या टीवी से अटैच कर दें, जिससे कि बच्चों की आंखों पर दुष्प्रभाव ना हो। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ में आपको सम्मानित किया गया, उसका क्या कारण है? तो वो इसलिए सम्मानित किया गया कि कोरोना के समय में हमारे विद्यालय ने बहुत प्रयास किए थे, और इसलिए जो उस समय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी थे उप मुख्यमंत्री, अब भी हैं, तो उन्होंने मुझे वहाँ पुरस्कार दिया था लखनऊ में। अनुज, मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा, जिस तरह से और स्कूलों की बात की जाए, कुछ नए स्कूल हैं, कुछ बहुत पुराने हैं, आप भी इसमें शामिल हैं। बतौर पेरेंट्स, अगर वो अपने बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हैं तो एक स्कूल के अंदर उनको क्या देखना चाहिए? बतौर पेरेंट्स मेरा आपसे ये सवाल है, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाएंगे तो स्कूल के अंदर क्या चीज़ देखेंगे? देखिए, मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाऊंगा तो सबसे पहले मैं वहाँ की एजुकेशन देखूंगा। एजुकेशन देखने के कई तरीके हैं। आप ये देख सकते हैं पिछले गत वर्षों में उस विद्यालय का क्या रिजल्ट रहा है। दूसरा, जो वहाँ की फैकल्टी है वो सही है या नहीं है। दूसरा, मैं वहाँ के खेलों को देखूंगा, क्योंकि अगर बच्चे का स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा तो वो पढ़ के क्या करेगा। तो मेरा जो मापदंड है वो यही है कि मैं एजुकेशन के लिए इन दो चीज़ों पर देखूंगा, बाकी उनके स्वास्थ्य को दृष्टिकोण रखते हुए काम करूंगा। अच्छा अनुज जी, आखिरी सवाल मेरा ये है, हाँ। जैसे बात की जाए पड़ोस का ही जिला है मुरादाबाद, हाँ। या और आस पड़ोस के जिले देख लिए हैं, हाँ। स्पोर्ट्स के मामले में वो जिले काफी आगे हैं। कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी उन्होंने क्रिकेट में भी, आईपीएल में भी इस तरह की चीजों में दिए हैं, हाँ। और दुर्भाग्य से हमारे जिले से अभी कोई ऐसा नाम निकल कर नहीं आया है। हाँ। स्पोर्ट्स में आप बहुत सारी चीजें यूज भी कर रहे हैं, क्रिकेट को लेकर भी आपने बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। हाँ। स्पोर्ट्स को लेकर क्या प्लानिंग है? देखिए, धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि कितने पेरेंट्स स्पोर्ट्स में रुचि लेना चाहते हैं। मान लीजिए मेरे पास 5 बच्चे हैं और मुझे क्रिकेट का उन्हें प्रैक्टिस करानी है। अब बच्चे ही 5 हैं, तो ऐसे में हम कैसे मैच करा पाएंगे? या फुटबॉल है या हॉकी है, तो हमारे आगे भी छोटे शहर के हिसाब से बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। बड़े शहर में उन्हें पूरे ग्रुप में बच्चे मिल जाते हैं जिनकी स्पोर्ट में इंटरेस्ट होता है, तो वो उस आधार पर उनकी क्लासेस चला पाते हैं। तो हमारी कुछ मजबूरियां भी हैं छोटे शहर के अकॉर्डिंग, कि हम उसे सीमित दायरे में अभी रखे हुए हैं, और आगे हमें बच्चे मिलेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम इसे आगे बढ़ाएंगे।